आरसीसी रिकॉर्ड की सीरीज अपना देश अपना कानून यानी स्वदेशी कानून सीरीज की 18वीं कड़ी साझा सिविल कानून कॉमन सिविल कोड लेकर आपके सामने आए हैं। किसी भी राष्ट्र की मजबूती के लिए साझा सिविल कानून होना जरूरी है, पर हमारे देश में आज तक समान सिविल कानून नहीं बन पाया। यह एक बड़ी चुनौती है। अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं श्री दिलीप जी जाखड़, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। इस विषय पर बात करते हैं। समान सिविल कानून यानी कॉमन सिविल कोड की मांग लंबे समय से हो रही है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि समान सिविल कानून क्या होते हैं। कानून राज्य या धर्म के द्वारा लोगों पर लागू किए जाते हैं। राज्य के द्वारा जो कानून लागू किए जाते हैं उन्हें क्रिमिनल लॉ यानी फौजदारी कानून कहते हैं। धर्म के द्वारा लागू कानूनों को सिविल कानून या नागरिक कानून। इनमें ईसाई धर्म के द्वारा कैनन लॉ लागू किया गया, हिंदुओं में मनुस्मृति जैसी शास्त्र हैं, इस्लाम में सुन्ना का प्रावधान है। रोमन राज में कानूनों को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया और सिविल कानून को भी धर्म के दायरे से बाहर कर दिया गया, यानी धर्म से हटाकर राज्य के अधिकार में लाया गया। फ्रेंच क्रांति के बाद फ्रांस में कॉमन लॉ बने, सिविल क्षेत्र में भी कॉमन सिविल लॉ बनाया गया। जर्मनी और इटली के एकीकरण के बाद वहाँ सब राज्यों का एकीकरण हुआ और समान कानून बने। समान कानून का अर्थ मैं खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि साझा कानून यानी कॉमन लॉ से है। अभी तक हिंदुस्तान में जो कानून चल रहे हैं उनमें सिविल कानून हर धर्म के अलग अलग हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो फायदा उठाओ की नीति के तहत सिविल कानून अलग अलग बांटे थे। हिंदुओं के लिए एंग्लो हिंदू लॉ बनाए गए, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ रचे गए। हालांकि ये कानून पहले थे लेकिन इन्हें इकट्ठे करके कोडिफाई अंग्रेजों के समय किया गया। इस तरह का माहौल बनाया गया कि एक दूसरे की आलोचना या टिप्पणी करने को भी अपराध करार दिया गया। आईपीसी में उसकी धाराएं जोड़ी गई और अपने धर्म में सुधार की बात करने वाले को भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में जेल में ठोका जा सकता था। कई सुधारकों को, चाहे वो धर्म सुधारक हों या समाज सुधारक हों, इन कानूनों की वजह से बहुत संकटों का सामना करना पड़ा। खुद इंग्लैंड ने रोमन लॉ के खिलाफ खुद की राष्ट्रीय एंग्लिकन चर्च बनाई थी और धर्म सुधार का झंडा खड़ा किया था, लेकिन भारत में उन्होंने धर्म सुधार को अपराध की श्रेणी में ला खड़ा किया। स्वदेशी कानून सोसाइटी इस फील्ड में बहुत काम कर रही है। हम लोगों ने सिविल लॉ के क्षेत्र में इंडियन सिविल कोड यानी भारतीय सिविल कानून का प्रस्ताव किया है। इसका मतलब ये है कि एक साझा सिविल कानून बने। आईपीसी को देखें तो इंडियन पेनल कोड एक आधारभूत यानी सब्सटेंटिव लॉ, उसकी प्रक्रिया सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताई गई। लेकिन सिविल कानूनों की बात करें तो अंग्रेजों ने सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड जरूर बनाया था, जो आज भी लागू है। पहले ये 1858 में लागू किया गया था, लेकिन तब्दील होते होते 1908 में अंग्रेजों के टाइम में ही इसको फाइनल किया गया, जो आज तक लागू है। लेकिन ये तो सिर्फ प्रक्रिया का कानून, आधारभूत यानी सब्सटेंटिव लॉ अंग्रेजों ने बनाया ही नहीं। ये वैसी बात है जैसे किसी मकान को बिना बुनियाद के खड़ा करने की कोशिश की जाए या पेड़ की ऐसी उम्मीद करें कि वो बिना जड़ों के ही खड़ा हो जाए। ये प्रकृति के विरोध में है, इसलिए ऐसा ही हुआ। सीपीसी लागू होने के कई सालों तक कई राज्यों में इसे माना नहीं गया। आखिरकार इसमें कई तब्दीलियाँ हुई। आज ये स्थिति है कि राज्यों में भी हर राज्य को अपनी सीपीसी बनाने और संशोधन करने की छूट है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई आदमी रेल में यात्रा करे तो जितने स्टेशन बदलेंगे उससे ज़्यादा सिविल कानून बदलेंगे। अगर आपका किसी दुकानदार से रेट के बारे में कोई विवाद है तो हर राज्य में अलग अलग कानून होगा। इस तरीके से ये बड़ी दुविधा की स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं 1000 के आसपास सिविल कानून है, कुछ 1200 से ज़्यादा बताते हैं। विकिपीडिया ने ऑथेंटिक तरीके से ये कहा है कि भारत में सिविल कानूनों की गिनती करना संभव ही नहीं है। ये एक बड़ी दुखदायी स्थिति है कि हमारे कानूनों की संख्या भी हमें मालूम नहीं हो। ऐसी स्थिति में इनको एकीकृत करना जरूरी हो जाता है। दूसरी बात ये भी है कि सिविल कानून इतने जटिल भाषा में लिखे गए हैं जो आम आदमी की समझ से बाहर है। इसीलिए लोक अदालत में सीपीसी को लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि आम आदमी की समझ से ये बाहर है। एक बात ये भी है कि सिविल कानून इतने लंबे निर्णय देते हैं कि कहावत है कि अगर कोई आदमी सिविल कोर्ट में दावा करे तो उसके बेटों या पोतों को ही फैसला मिल सकता है, उससे पहले नहीं। ऐसी स्थिति में हमें इन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। अंग्रेजों की बनाई हुई सीपीसी की जगह हम आज के समय के अनुकूल और जनहित के
सिविल कानून बनाए, इसके बारे में कुछ शंकाएं बताई जाती हैं। अम्बेडकर साहब जब हिंदू कोड बिल लागू करने वाले थे तो हिंदुओं के कट्टरपंथी लोगों ने उसका बहुत विरोध किया। एक मुस्लिम एमपी महोदय ने संसद में ये स्टेटमेंट दिया था, अगर इस तरह के कानून लागू हो गए तो हिंदुओं के घर तो इससे जलेंगे ही, मुसलमानों की झोपड़ी जो उसके पास है वो भी जल जाएगी। आज हम जानते हैं कि न तो किसी का घर जला और न कोई झोपड़ी जली, बल्कि इससे हिंदू महिलाओं, विधवाओं, बच्चों और विरासत के संबंध में जो मध्यकालीन गलत कानून थे उनकी जगह आधुनिक और बड़े न्यायपूर्ण कानून लागू हुए हैं। इन अच्छे कानूनों को और सुधार को वो लोग नहीं चाहते जो ये चाहते हैं कि लोग पिछड़े रहें और उनके शिकंजे में फंसे रहें। ओशो रजनीश एक बात कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान कभी एक मंच पर नहीं आ सकते। एक संस्था है जो समान कानूनों की बड़ी वकालत करती है, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फूट डालने का सबसे ज़्यादा एजेंडा उसी का है। ऐसा लगता है कि इस तरह के लोग बातें तो समान कानून की करते हैं, लेकिन व्यवहार में वो फूट डालने में ही अपना फायदा समझते हैं। ये छिपा हुआ एजेंडा हमें समझना होगा। इस तरह की जो साजिशपूर्ण हरकतें हैं उन पर कंट्रोल करके और बेहतर कानून व्यवस्था हमें लागू करनी पड़ेगी, तभी भारत का विकास हो सकता है। दिलीप जी से चर्चा जारी रहेगी। बहुत ही बड़ी बात है, अगर भारत देश में कॉमन सिविल कोड, साझा सिविल कानून बन जाता है तो उसमें देश का हित होगा, और इस पर विस्तार से और भी चर्चा करेंगे श्री दिलीप जी से। एक टेलीकॉलर जुड़े हैं हमसे, श्री रविजेंद्र वर्मा जी, इंजीनियर हैं। स्वागत है आपका सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं स्वदेशी कानून सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय दिलीप जी से ये जानना चाहूँगा कि साझा सिविल कानून कैसे लागू हो सकता है। और कुछ लोग इसको अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं और विरोध भी करते हैं, जबकि कई लोग इसे लागू करने की मांग करते हैं। कृपया इसे समझाइए। आइए इस बात पर विचार करें कि समान या साझा सिविल कानून क्यों जरूरी है। भारत में संविधान जब बना था तो निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बिंदु 44 में ये साफ लिखा गया था कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो समान सिविल कानून बनाने की दिशा में कोशिश करें। सरकार को भी ये जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस निर्देश की पालना करें। यूनाइटेड नेशन की एक करार यानी कोवेनेंट है जिससे हम जुड़े हुए हैं, वो है सिविल और राजनीतिक अधिकारों का करार। इसमें भी हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के साझा और एक तरह के सिविल कानून प्रदान करने का निर्देश है। एक और बात जो देखने में आती है कि लोगों में जो रोजगार संबंधी और दूसरी समस्याएं आती हैं, उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री में छंटनी है, कुछ मजदूरों को, कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, माना उसमें 80 लोगों को निकाला गया, एक आदमी कोर्ट में दावा करने जाता है तो कोर्ट अगर उसके पक्ष में फैसला देती है तो उस एक आदमी को ही वापस लिया जाएगा, बाकी 79 लोगों को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो दावा करता है उसी को सिविल कानून का फायदा मिलता है। लेकिन अगर स्टे जारी हो जाए और नुकसान हो तो नुकसान सबको होता है। ऐसी स्थिति में कॉमन सिविल कोड बनाना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल ये आता है कि इसे कैसे लागू किया जाए। इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो वहाँ समान कानून बनाने का विरोध हुआ, लेकिन इटली में गैरिबाल्डी साहब ने बड़े प्रयास करके और कुर्बानियाँ देकर एक समान शासन और कानून लागू की। पोप ने उनका बहुत विरोध किया और पोप के साथ उनके युद्ध भी हुए। आखिरकार उन्होंने पोप की सेनाओं को हराया और रोमन चर्च में एक आयोजन करके पोप को मजबूर किया कि वो एकीकरण को मान्यता दे और धर्मनिरपेक्ष कानूनों को लागू किया गया। इसी तरह जर्मनी में बिस्मार्क साहब ने बहुत कुर्बानियाँ देकर एकीकरण किया और एक समान कानून और व्यवस्था लागू की। टर्की का उदाहरण मैं सबसे जोर शोर से देना चाहूँगा। वहाँ कमाल पाशा ने तुर्की के खलीफा का पद खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें यह साफ जाहिर हो गया था कि खलीफा के पद के कारण तुर्की उस वक्त भी मध्यकालीन विरासत को झेल रहा था और उस वजह से वो गुलामी के फंदे में फंसा हुआ था। उन्होंने खलीफा के पद को न सिर्फ समाप्त किया बल्कि उसे देश निकाला दिया। कई बाहरी देशों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन इस विरोध को अनदेखा करके उन्होंने इस पॉलिसी को जारी रखा। उन्होंने एक समान सिविल कानून लागू किया और सबसे पहले उन्होंने औरतों के बुर्के को खत्म किया। बुर्के पर बैन करके उन्होंने आधुनिक समाज की स्थापना। इस तरह की बहुत से सुधार वहाँ किए गए। भारत में पुर्तगाली राज में गोवा, दमन और दीव में कॉमन सिविल कोड लागू किया हुआ है, जो आज़ादी के बाद आज तक वहाँ लागू है। दादरा और नगर हवेली में भी एक समान सिविल कोड लागू है। अगर भारत के इन हिस्सों में कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है तो बाकी जगह भी लागू हो सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अनेकता में एकता जैसे नारों को तिलांजलि दें। अगर अनेकता में एकता सिर्फ नारे से हो सकती है तो फिर अशिक्षा में शिक्षा भी हो सकती है।
स्कूल कॉलेज बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट भी शामिल है, फिर क्यों रोज़गार देने की हम कोशिश करें? लेकिन हम जानते हैं कि अशिक्षा में शिक्षा नहीं है, ठीक उसी तरह अनेकता में एकता नहीं है। हमें एकता लागू करने के लिए सदप्रयास करना होगा, उसके लिए हमें अनेकता को एकता में बदलने के लिए सदप्रयास करना होगा और एक शुभ संकल्प के साथ सच्चे दिल से प्रयास करने होंगे। हर नागरिक को इसमें तैयार होना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि पुराने जो रूढ़िवादी और अलगाव के कानून, उनसे किसी का भला नहीं हो सकता। जो भी देश और समाज तरक्की कर पाए वो इकट्ठे होकर ही कर पाए हैं, क्योंकि फूट से सिवा कमजोरी के कुछ नहीं मिलता और शक्ति का स्रोत एकता ही है। उसका कानून के क्षेत्र में उपाय है साझा सिविल कानून, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी इसके लिए बहुत प्रयासरत है। हम समाज के समझदार और जागरूक लोगों से ये निवेदन करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें, इस तरह बेहतर कानून व्यवस्था और शासन बना सकें। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। कड़ी दर कड़ी हमसे दर्शकों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। ईमेल, व्हाट्सएप, फोन के जरिए लगातार दर्शक हमें शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही बहुत से दर्शकों के कुछ सवाल हैं जो आने वाली कड़ियों में श्री दिलीप जी उन सवालों के उत्तर देंगे। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई नई अपडेट्स, नई नई सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद।